मेरे सभी शिक्षक मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर पीके वर्मा। पिछले सेशंस में हमने एनिमल किंगडम के कई फाइला, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस और एनेलिडा का अध्ययन किया। अब इस सेशन में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा का अध्ययन करेंगे। यह फाइलम दुनिया में जीवित सभी प्राणियों का 50% है। लगभग 150 मिलियन लिविंग स्पेसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। उनमें 105 मिलियन सिर्फ आर्थ्रोपोडा है। इसलिए यह एक काफ़ी बड़ा फाइलम है। अब यह दुनिया के हर एक हिस्से में और हर एक तरह के वातावरण में पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर डाइवर्सिटीज, रचनाओं का, आकार प्रकार का, जीवन चक्र का, व्यवहार का काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस नाम आर्थ्रोपोडा का प्रथम प्रयोग एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने शायद स्पाइडर और क्रैब या लोकस्ट जैसे बड़े एनिमल्स को देखा था, जिसमें उन्होंने पैर में बाहर से ही दिखने वाले ज्वाइंट्स पाए थे। तो ज्वाइंटेड लेग्स वाले प्राणियों को उन्होंने आर्थ्रोपोडा कह दिया। वास्तव में सिर्फ पैर नहीं, शरीर के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी अपेंडेज होते हैं, एंटीना, एंटीन्यूल होता है, कोई पाल्प होता है, कोई एनलसीटा या एनलबर्सा होता है, तो उन सब पर ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो ज्वाइंटेड अपेंडेज वाले प्राणियों को हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अरस्तु ने इंसेक्टा और हेक्सापोडा भी नाम दिया। उन्होंने कोलियोप्टेरा नाम भी दिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा की भी उत्पत्ति हुई, तो यह भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ शरीर है। लेकिन जब यह भीगी जमीन या पानी से बाहर जमीन पर आने के लिए रूपांतरित होने लगा, तो इसने अपने स्किन या इंटेगुमेंट की सुरक्षा के लिए एक बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन का निर्माण किया, जो काइटिन नामक अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। इसे न पचाया जा सकता है, न यह अपने आप जल्दी गलता है। अब हेड को छोड़कर हर एक हिस्से में अलग अलग काइटिन के प्लेट सिक्रीट किए जाते हैं और ये बॉडी वॉल से एकदम पतले आर्टिकुलर मेम्ब्रेन की मदद से जुटे रहते हैं। आप एक तिलचट्टे को पकड़िए, उसके पीठ पर, पेट पर आपको इस तरह के एक्सोस्केलेटन और ज्वाइंट्स दिखेंगे। अब आप एक पतले मुंह वाले फॉर्सेप्स से उसे उठाकर देखिए, हर एक प्लेट आपको ऊपर उठता हुआ लगेगा। अगर आप कसकर नोचिएगा तब मालूम होगा कि यह एक पतले मेम्ब्रेन से, बॉडी वॉल से जुटा हुआ है। अब सामान्यतः आर्थ्रोपोडा में बॉडी के 3 भाग हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड और थोरैक्स के बीच एक छोटा सा नेक भी होता है, लेकिन किसी किसी में हेड और थोरैक्स आपस में जुटकर एक हो जाते हैं।
सिफेलोथोरैक्स बना लेते हैं। पूरे बॉडी में सेगमेंट है जो एब्डोमेन में बड़ा स्पष्ट दिखता है, लेकिन हेड में अक्सर 6 सेगमेंट्स मिलकर एक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और वे एक कैप्सूल का निर्माण कर लेते हैं। इनके शरीर में पाए जाने वाले मसल्स रेखित मांसपेशियां यानी स्ट्राइप्ड मसल्स हैं। हमारे अंदर इन रेखित मांसपेशियों का नियंत्रण हमारी इच्छा पर होता है, यानी ये ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, वॉलंटरी हैं। लेकिन ऑर्थोपोडा में अधिकांश मसल्स इनवॉलंटरी हैं और कुछ मसल्स वॉलंटरी हैं, जबकि बनावट की दृष्टि से ये सभी स्ट्राइप्ड मसल हैं। इनमें बॉडी कैविटी या सीलोम सिर्फ बॉडी के अंदर सीमित है, ये इनके लेग्स में किसी अपेंडेज में कभी नहीं जाता है। एनेलिडा में जहां पॉलीकीटा के पारापोडिया में सीलोम अंदर प्रवेश कर जाता था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ऐसा नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा में सीलिया और फ्लैजिला नाम की रचनाएं भी नहीं होती है। किसी एपिथेलियम में सीलिएटेड रचना नहीं है और फ्लैजिला के अभाव के कारण स्पर्म भी सिर्फ हेड वाला होता है, यानी ओवल या स्फेरिकल होता है। वह टेललेस होता है, उसमें टेल नहीं पाया जाता है। अब जब एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा बनने लगा तो इसके सीलोम में डीजेनरेशन हुआ। सीलोम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 2 सिस्टम डीजेनरेट करने लगे। सीलोम का इंटरनल इपिथेलियल लाइनिंग अधिकांश जगह पर समाप्त हो गया, जिससे टिश्यू में बॉडी फ्लूइड और टिश्यू का तरल बॉडी में आसानी से आने जाने लगा। इपिथेलियम रहने से इसमें एक रोक, एक कंट्रोल बना रहता है। यह कंट्रोल खत्म हो गया। इसी तरह ब्लड की नलियां भी समाप्त हो गई, तो जो सर्कुलेट करने वाले तरल पदार्थ थे वे भी बॉडी फ्लूइड में मिल गए। तो इस तरह एक नए प्रकार का तरल पदार्थ बना, जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, और बॉडी कैविटी का नाम हीमोसील पड़ा। तो इस तरह का परिवहन तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। हालांकि इनमें हार्ट है और हार्ट कई सेगमेंट्स के बने हुए हैं। कॉकरोच का हार्ट या अधिकांश इंसेक्ट का हार्ट 13 अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ है, अलग अलग एट्रिया का बना हुआ है। अब चूंकि हीमोलिम्फ बन गया, जो एक रंगहीन पदार्थ है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर किसी टिश्यू के, अनजान टिश्यू के संपर्क में आता है तो रिएक्ट करता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन समाप्त हो गया। लेकिन जब बॉडी का विस्तार हो रहा है, रचनाएं जटिल हो रही है, आकार बढ़ रहा है, तो अंदर के टिश्यूज का बाहर से दूरी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से इसके ऊपर बॉडी का बाहरी एक्सोस्केलेटन भी काइटिन का बना हुआ है। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक नया तरीका इसने डेवलप किया। पानी के जंतुओं में बाहर की सतह पर गिल्स या बुक गिल्स बन जाते हैं, जमीन पर के जंतुओं में स्पाइरेकिल्स बन जाते हैं, और अंदर से इनमें हवा की नलियां जुटी रहती है। उसमें भी काइटिन के रिंग बने रहते हैं, जिससे वह चपटे न हो जाए। इन्हें ट्रैकिया और उनकी महीन शाखाओं को ट्रैक्यूल्स कहते हैं। ये सीधे बाहरी सतह से एयर लेकर अंदर के विभिन्न ग्लैंड तक पहुंचा देते हैं, विभिन्न टिश्यू तक, विभिन्न ऑर्गन्स तक। इस तरह डायरेक्टली हवा का ट्रांसफर होता है बॉडी के हर हिस्सा में, और इन नलियों के शीर्ष पर ही गैसियस एक्सचेंज हुआ करता है। अब इनमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया नहीं पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया के बदले मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं।
इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। अधिकांश ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस नामक क्रिया के द्वारा सीधे इनकी संतान का निर्माण हो सकता है। जैसे कि हनी बी में बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेल हनी बी का निर्माण होता है, ड्रोन का निर्माण होता है, तो इसे पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ फीमेल बनती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, चूँकि काफ़ी डाइवर्सिटी है इसलिए इसे 7 अलग अलग सब फाइला में बांटा गया। ओनिकोफोरा, टार्डिग्रेडा, पेंटाएस्टोमीडा, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, चेलिसेराटा, पेंटोपोडा या पिक्नोगोनिडा और मैंडिबुलाटा। मैंडिबुलाटा सबसे बड़ा सब फाइलम है। और जो छोटे छोटे हैं उनमें क्लासेज का डिवीजन नहीं हो पाया है, लेकिन चेलिसेराटा के अंदर यानी एरेक्निडा क्लास बना और मैंडिबुलाटा के अंदर क्रस्टेशिया, मीरियापोडा और इंसेक्टा क्लास बने। तो सबसे पहले हम लोग ओनिकोफोरा को देखें। यह देखने में एकदम वर्म जैसा लगेगा, बाहर बॉडी का सरफेस भी एकदम कोमल होगा, उस पर छोटे छोटे ग्लैंडुलर एपर्चर्स बने हुए हैं। इसके अंदर बॉडी कैविटी में सेप्टा पाया जाता है और इनमें नेफ्रिडिया भी पाए जाते हैं। तो मूल रूप से यह एनेलिडा है, लेकिन इनके लेग्स होते हैं जिस पर काइटिनस स्ट्रक्चर दिखते हैं, जॉइंट्स और क्लॉज बने हुए हैं। तो इस काइटिन और क्लॉज के कारण इन्हें आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया। पेरिपेटस इसका एक लिविंग जेनस है जो दुनिया के विभिन्न देशों में डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानेंगे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। तो देखिए कितना खूबसूरत जीव है। पत्थर चट्टान के नीचे नमी वाली जगह पर, जहाँ पर पत्ते गलते सड़ते रहते हैं, वहाँ यह छोटे छोटे इंसेक्ट्स का भक्षण करता है। टार्डिग्रेडा यह छोटा सा वर्म जैसा प्राणियों का समूह है, पानी में रहता है। इनके बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स देखना बहुत मुश्किल है, सेगमेंट नहीं दिखाई पड़ते हैं। मुंह में एक जोड़े स्टाइलेट्स पाए जाते हैं और 4 जोड़े पैर जो मांसल स्ट्रक्चर है, छोटे हैं, मोटे मोटे लगते हैं, वह पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समुद्री पानी में मिलता है। देखने में यह भालू जैसा लगता है, बियर जैसा लगता है, चलने का तरीका भी वैसा ही कुछ है, तो इसे वाटर बियर कहते हैं। जीनस का नाम है मैक्रोबायोटस। आप भी देखिए कितना आश्चर्यजनक रचना है, किस तरह वह पैर को नीचे रखकर वॉकिंग करता है। ऐसा लगता है कि कोई वाटरप्रूफ ड्रेस पहने हुए हो, लेकिन नहीं, यह इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है। सब फाइलम पेंटाएस्टोमीडा यह दूसरा वर्म जैसा प्राणियों का समूह है, पानी में रहता है। इसमें बॉडी की सतह के द्वारा ही रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्रियाएं होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट है, हालांकि बॉडी कैविटी है, बॉडी फ्लूइड है। इनके माउथ से बाहर निकलने वाले कुछ हुक्स निकले रहते हैं, बने रहते हैं। उनकी मदद से यह भोजन ग्रहण करता है।
कुत्तों के अंदर, खासकर सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के मुंह में यह वर्म रहने लगता है। देखने में भी यह जीभ जैसी लगता है, इसलिए नाम रखा गया लिंगुआ टूला यानी टंग वर्म। देखिए कितना दुर्लभ फोटोग्राफ है ये। बाहर से कितना ट्रांसपेरेंट है, एकदम सॉफ्ट मांसल, और अंदर इंटेस्टाइन काफी लंबा क्वाइल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। चौथा सब आइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। दुर्भाग्य है कि कैम्ब्रियन पीरियड में यह एक एक कर सारा का सारा एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन इसकी इतनी बड़ी संख्या थी और इसका बॉडी के ऊपर इतना कड़ा काइटिन का खोल था कि यह आराम से फॉसिल में बदलता चला गया। तो आज दुनिया में एनिमल फॉसिल के रूप में सबसे बड़ी संख्या में ट्राइलोबाइटा ही मिलते हैं। यह देखिए उनका एक ब्लैक फॉसिल है, निश्चित रूप से इसमें काफ़ी आयरन ओर्स होंगे। और देखिए एक पत्थर जिस पर कई सारे ट्राइलोबाइटा के इम्प्रेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सावधानी से इसे निकालना पड़ता है। अब पांचवा सब फाइलम है चेलीसेराटा। इसके एक क्लास से आप परिचित हैं। इनमें हेड और थोरैक्स मिल के सिफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा बनाता है। देह का बाकी हिस्सा जो एब्डोमेन है ओपिस्थोसोमा कहलाता है। इसमें वास्तविक एंटीना और जबड़े नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मुंह में एक जोड़ा प्री ओरल चिमटे की तरह आकार का चिलेट लेग्स पाया जाता है। इसमें 6 जोड़े पैर भी पाए जाते हैं, जो इसके अगले सिफेलोथोरैक्स रीजन में होते हैं। इनमें रेस्पायरेशन के लिए गिल्स, बुक गिल्स और ट्रैकिया इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 क्लासेज हैं। एक क्लास है मीरोस्टोमा, जिसमें किंग क्रैब या लिमुलस होता है। यह सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, 4 किलो तक इसका वजन होता है। और देखिए ये ऊपर से देखने में लग रहा है एब्डोमेन रिड्यूस होता है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखने में खतरनाक है ये। और दूसरा क्लास है एरेक्निडा। 4 जोड़े पैर के द्वारा यह पहचाना जाता है। आप मकड़ों को, स्पाइडर्स के अलग अलग स्पेसीज देखे हैं और बिच्छुओं के भी कई स्पेसीज देखे हैं। इसमें टेरेंटुला हेयरी स्पाइडर काफ़ी बड़े आकार का होता है, जबकि साल्टिकस जो जंपिंग स्पाइडर है ये छोटा छोटा हमारे घरों में भी मिलता है। यह देखिए टेरेंटुला है। इसमें जो छोटा सा स्पाइडर आपको दिखाई पड़ रहा है वह इसका मेल पार्टनर है। फीमेल इसमें बहुत बड़ी और मेल इसमें बहुत छोटा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैटिंग के बाद यह फीमेल मेल को मार कर खा जाया करती है। यह बिच्छू है, इसे तो आप भली भांति पहचानते हैं। अब छठा फाइलम है सब फाइलम पेंटोपोडा या पिग्नोगोनिडा। ये छोटे छोटे मैरीन एनिमल्स हैं। इनके हेड थोरैक्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एब्डोमेन काफ़ी बड़ा होता है। एब्डोमेन वेस्टिजियल होता है। और 4 से 6 जोड़े वॉकिंग लेग्स इसमें पाए जाते हैं। इनमें एक जोड़े चिलेट लेग्स भी होते हैं और एक जोड़ा पाल्प भी होता है। माउथ काफ़ी लंबे प्रोबोसिस का निर्माण करता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म सी स्पाइडर कहलाता है,
एकदम मकड़े जैसा दिखाई पड़ता है और समुद्र के अंदर रहता है, वहाँ भी यह जाल बनाता है। यह अपने अंडों और लार्वा को हवा के बुलबुले में कैद करके रखता है, सुरक्षित रखता है। इसका जीवन चक्र बड़ा ही अजूबा है। और ये 7वां सब फाइलम है मैंडिबुलाटा। इसके मुंह में एक जोड़े मैंडिबुल पाए जाते हैं, दांत जैसी रचना, जिसकी मदद से यह अपने भोजन को काटता है, पीसता है, चबाता है। इसमें 3 अलग अलग क्लासेज हैं, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा और इंसेक्टा। तो क्रस्टेशिया में भी हेड और थोरैक्स मिलकर सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं और उसके ऊपर एक ही काफ़ी कारापेस नामक काइटिनस प्लेट पाया जाता है। इसमें 2 जोड़े एंटीना, 3 जोड़े जबड़े, जौ पाए जाते हैं। यह पूरी तरह से एक्वेटिक है, इसलिए गिल्स की मदद से रेस्पायरेशन करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं। अब क्रस्टेशिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डेफनिया, साइप्रिस, साइक्लोप, ये तीनों माइक्रोस्कोपिक हैं। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और लेक्स में भी मिलते हैं। जबकि लीपस और बेलानस यह किसी बड़े मोलस्का के खोल के ऊपर, किसी घोंघे या शंख के खोल के ऊपर चिपक कर रहता है। बोट, लकड़ी की सतह इत्यादि पर भी चिपक के रहता है और उसी के साथ हुआ इधर उधर भटकते रहता है। सेकुलाइना एक पैरासाइट है जो केकड़े के बॉडी के सरफेस पर एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा प्राउन को आप पहचानते हैं, लॉबस्टर को पहचानते हैं। लॉबस्टर की तरह ही समुद्र में क्रेफिश होता है। केकड़े को आप पहचानते हैं, कॉमन क्रैब को कैंसर क्रैब कहते हैं। और एक हर्मिट क्रैब भी होता है। यह देखिए डेफनिया है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, खूबसूरत सा लग रहा है। यह है बेलानस। यह कैल्शियम से जुटा हुआ कवर बना लिया है और उसकी मदद से वह किसी स्नेल या शंख के ऊपर चिपका हुआ है। एकदम देखने में इसे मोलस्का का धोखा हो जाएगा, लेकिन ऊपर के खुले हिस्से से इसके पतले पतले सूंड जैसी रचनाएं यानी सीरीपिड्स निकलते हैं, जिसकी मदद से यह भोजन ग्रहण करता है। ये लीपस है, देखने में फूल की कली की तरह लगेगा। एक स्टॉक है, एक बडी है, नीचे स्टॉक है, ऊपर बडी है और ऊपर के खुले हिस्से से देखिए महीन महीन सूंड की तरह इसका सिराई निकल रहे हैं, जिनकी मदद से यह भोजन ग्रहण करता है। तो ये सेडेंटरी हैबिट के है। इसे आप पहचानते हैं, यह प्राउन है, फ्रेश वाटर में काफ़ी मिलता है और डिलीशियस फूड है। समुद्र में प्राउन का मिलता जुलता दूसरा स्पेसीज है जिसे लॉबस्टर कहते हैं। क्रेफिश थोड़ा चपटा होता है, वह भी खाया जाता है। यह सामान्य केकड़ा है और यह देखिए साधु संत की तरह एक खोल में घुस करके रहने वाला यह केकड़ा है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं किसी मोलस्का का खोल है, उसके खाली खोल के अंदर यह घुस कर छिप कर रहता है, इसलिए इसको हर्मिट क्रैब कहते हैं। अब मायरियापोडा से भी आप परिचित हैं। इनमें हेड और एब्डोमेन होता है, लेकिन थोरैक्स नहीं होता है। इस क्लास का जितना जंतु है वो पूर्ण रूप से जमीन पर पाया जाता है, एक भी एग्जाम्पल पानी में नहीं मिलता है। तो फुल्ली टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोडा है मायरियापोडा। हेड में एक जोड़ा एंटीना और 3 जोड़े जॉ होते हैं और बॉडी के लगभग सभी खंडों में पैर पाए जाते हैं। तो मिलीपीड में हर खंड में 2 जोड़े छोटे छोटे पैर, सेंटीपीड में हर खंड में 1 जोड़े बड़े बड़े पैर और स्क्यूटीजेरा में 6-7 जोड़े काफ़ी बड़े बड़े पैर या ज़्यादा संख्या में काफ़ी बड़े बड़े पैर होते हैं।
ये सभी एलर्जिक है, लेकिन स्क्यूटी जरा सबसे ज़्यादा एलर्जिक है। इसके काटने से पूरे शरीर पर पानी भरा हुआ फफोला उत्पन्न हो जाता है। इस एनिमल से आप परिचित हैं, यह जूलस है, मिलीपीड। बचपन में आप कभी इसे किसी लकड़ी से छुए होंगे तो यह गोल हो गया होगा इस तरीके से। यह जोड़ा बनाकर घूमते हुए अभी बरसात में आपको कहीं भी गार्डन में दीवार के किनारे मिल जाएगा। और यह है कनखजूरा या स्कोलोपेंड्रा। देखते ही आप इसे पीछा करके मार देते हैं। यह मुंह से भी काट सकता है और अपने पीछे बने हुए स्टिंग से, टेल्सन से भी काट सकता है। कोई कोई काफ़ी जहरीला होता है। यह है स्क्यूटीजेरा जिसकी बात मैं कर रहा था कि यह हाईली एलर्जिक है। इसके काटने से पूरे शरीर पर पानी भरा हुआ बड़ा बड़ा फफोला हो जाता है। इसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, नहीं तो जान भी जा सकती है। अब ये इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ा क्लास है एनिमल किंगडम का। इसकी अलग से पढ़ाई होती है जिसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इनके थोरैक्स में 3 जोड़े पैर होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इस इंसेक्टा को पहले 2 भागों में 2 सब क्लास में बांटा गया। एक है एटेरिगोटा, जिसके जीवन चक्र में कभी भी पंख की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी पूरी तरह से यह विंगलेस है, बिना पंख वाले। और इनके जीवन चक्र में लार्वा जैसी अवस्था नहीं होती है। एक एनिमल स्प्रिंग टेल कहलाता है, ये जल्दी नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरा सिल्वर फिश है, जिसे आपने देखा है। आप अपने घर में अलमीरा, किचन के डब्बे इत्यादि की सफाई कीजिएगा तो छोटे छोटे 1-2 सेंटीमीटर आकार का सफ़ेद या इसी तरह का ब्लैकिश आपको इंसेक्ट भागते हुए मिलेगा। यह सिल्वर फिश कहलाता है। लेकिन यह दूसरा है स्प्रिंग टेल। इसका टेल नीचे झुककर जमीन में चिपक जाता है और उसके सहारे स्प्रिंग की तरह यह अपने पूरे बॉडी को जंप कराकर आगे कूद सकता है, उछल सकता है। यह दूसरा सब क्लास है टेरिगोटा, जिसके जीवन चक्र में कभी न कभी पंख जरूर होता है, किसी किसी में वेस्टिजियल भी होता है। अब अगर पंख की उत्पत्ति एकदम बाहरी सतह से हो तो एक्सोटेरिगोटा कहा जाता है। अक्सर एक्सोटेरिगोटा में पंख अस्थायी या वेस्टिजियल भी हो सकता है। आप तिलचट्टों को देखते हैं, जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है उसमें खूब विकसित पंख मिलेंगे। लेकिन जो ब्लाटा ओरिएंटेलिस है, इस क्षेत्र का अपना कॉकरोच काले रंग का होता है, लंबाई कम होती है, उसमें वेस्टिजियल विंग होता है, आपको पंख दिखाई नहीं पड़ेगा। इनके जीवन चक्र में भी लार्वा और प्यूपा का स्टेज नहीं होता है। अंडे से छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। कॉकरोच के अलावा ग्रास होपर, क्रिकेट, लोकस्ट, मोल क्रिकेट को आप घुरघुरा कहते हैं, स्टिक इंसेक्ट, स्केल इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, मैंटिस को आप आँखफोड़वा बोलते हैं, प्रेइंग मैंटिस, ईयरविग, टर्माइट और एंट्स, दीमक है, व्हाइट एंट्स। और शरीर पर या बाल में होने वाला जू इंसेक्ट ही है। बेड बग यानी खटमल, यह भी एक इंसेक्ट है। जिस जू को आप एकदम छोटा समझते हैं, देखिए उसका कितना खतरनाक स्ट्रक्चर है और किस तरह से उसके 6 पैर पर मुड़े हुए नाखून बने हैं, जिसकी मदद से वह हेयर्स को और कई बार तो स्किन की सतह को ऐसा पकड़ लेता है कि उसको छुड़ाने में नाखून से काफ़ी खरोंचना पड़ता है। ये देखिए 3 प्रकार के लाइस होते हैं आदमी के बॉडी में। एक है हेड लाइस, माथे का जू। दूसरा बॉडी लाइस, यह शरीर के किसी भी पार्ट पर घूमते हुए मिल जाता है। और ये क्रैब लाउस, ये सबसे खराब है। ये स्किन में ऐसा चिपकता है कि इसे नोचकर अलग करना मुश्किल हो जाता है। सामान्य भाषा में उसे चीलर कहते हैं।
यह घुरघुरा यानी ग्राइलोटाल्पा है, यह भी एलर्जिक है। इस पर पैर इत्यादि पड़ जाए तो पैर में घाव हो सकता है। और ये फॉर्फिकुला ठंडी जगह पर मिलते हैं, इनके काटने से काफ़ी लहर, काफ़ी जलन होती है। दूसरा डिवीज़न है एंडोटेरिगोटा। इसमें पंख का आंतरिक विकास होता है, जिसके कारण ये पंख एडल्ट में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। तोड़ने पर ये मर जाएंगे। इनके जीवन चक्र में एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये चारों अवस्थाएं होती है, यानी पूर्ण जीवन चक्र पाया जाता है। हनी बी, वास्प, फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सिल्क मोथ इत्यादि एंडोटेरिगोटा के उदाहरण हैं। यह देखिए, यह एक सिल्क मोथ है। यह एरी सिल्क का मोथ है और ककून पर बैठा हुआ है पतंगा, और यह उसका लार्वा है कैटरपिलर। यह भी ककून के ऊपर से घूम रहा है। यह पत्तों को खाते रहता है। तो इस तरह आपने जितना कुछ भी आर्थ्रोपोडा के विषय में पढ़ा, वह सब कुछ नहीं है। वह सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है जिसे मैंने काट छांट कर पढ़ाया। इसके पूरे अध्ययन के लिए पूरा जीवन लग जाएगा, और इसलिए मैं भी इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि आप आगे पढ़ते रहेंगे और एनिमल्स के विषय में अधिक से अधिक जानते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।